नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सृष्टि है और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। यहीं पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करती हूँ। बचपन से ही मैं इसी शहर में रही हूँ। ऐसे में मेरी सोच, मेरे विचार सब मॉडर्न थे। भूत प्रेत जैसी बातें मुझे बस अंधविश्वास और बेफिजूल बनावटी लगती थीं। लेकिन फिर एक बार मेरे साथ एक ऐसा डरावना हादसा हुआ जिसके बाद से मेरी सारी सोच और मेरे वो सारे मॉडर्न ख्याल धरे के धरे रह गए। और आज उसी भयानक हादसे की मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आई हूं। दरअसल ये बात आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। एक बार मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने छुट्टियों में राजस्थान जाने का सोचा। हमने कभी राजस्थान देखा नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सुना था। तो वहां जाने का और वहां की कुछ जगहों को देखने के बारे में हमने सोच लिया था। अब जब हम उस ट्रिप पर निकले तो उसमें हम टोटल 4 लोग थे, 2 लड़के और 2 लड़की, जिसमें एक लड़के का नाम विकास, दूसरे का दीपक और उन दोनों के अलावा आराध्या और मैं थी। इस तरह वो 4 लोगों का ग्रुप था और हम चारों ही बहुत अच्छे दोस्त थे क्योंकि हम बचपन से ही साथ पढ़े लिखे थे और अब एक ही कंपनी में काम भी करते थे। वैसे हम 4 लोगों में से जो विकास था वो हमेशा से ही मुझे पसंद करता था, मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैंने हमेशा उसे एक दोस्त की नजर से देखा था। जब भी वो अपने प्यार का इजहार मुझे करता तो मैं उसकी बातों को मजाक में ले लेती थी। हम लोग ने राजस्थान जाने के लिए हमने जयपुर की फ्लाइट पकड़ी और रात के लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग जयपुर पहुंच गए। वहां पहुंचकर एयरपोर्ट से ही हमने एक कैब बुक की जिसने हमें एक होटल में छोड़ दिया, जहां पर पहले ही अपने रूम बुक कर दिए थे। मेरा और आराध्या का एक रूम था, वही दीपक और विकास एक रूम में थे। उस रात रूम में जाकर फ्रेश होकर नाश्ता करके थके होने की वजह से हम लोग सो गए थे। सुबह 9 बजे के आसपास हमारी नींद खुली तो हमने नहा धोकर नाश्ता किया और जयपुर घूमने के लिए निकल गए। लगभग 2 दिनों तक हमने जयपुर का सफर किया। अब हम कहीं दूसरी जगह जाना चाहते थे। ऐसे में हमने गूगल पर सर्च किया कि आखिर राजस्थान के किस राज्य में जाना ठीक होगा और ऐसे में हम लोग उदयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने उदयपुर जाने की फ्लाइट पकड़ी। वहां पर जाकर उस दिन तो हमने आराम किया और अगले दिन उदयपुर घूमने का हमने प्लान किया। फिर उदयपुर से ही हमने एक गाड़ी किराए पर ली और वहां के गांव घूमने के लिए निकल गए थे। इन सब में कब शाम हो गई हमें पता ही नहीं चला। फिर जब हम उदयपुर वापस लौट रहे थे तो एक गांव से गुजरते टाइम अचानक हमें ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी के सामने से कोई भागते हुए गुजर गया हो। ये महसूस होते ही हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक लगाए। देखा कुछ भी नहीं था, कहीं किसी का एक्सीडेंट ना हो गया हो। इसलिए हमने गाड़ी में से उतरकर बाहर आकर देखा, परंतु कुछ भी नजर नहीं आया। फिर वापस अपनी गाड़ी में बैठकर हम वहां से जाने के लिए थोड़े ही आगे बढ़े थे कि हमें थोड़ी दूर गाड़ी की हेडलाइट में दिखाई दिया कि अंधेरे में कोई आदमी सड़क पर लेटा हुआ है। ये देखकर हमने गाड़ी का हॉर्न बजाया, लेकिन वो आदमी अपनी जगह से नहीं हटा। अब ये देखकर आराध्या बोली, लगता है कोई शराब के नशे में सड़क पर पड़ा हुआ है। तभी दीपक बोला, मैं देखता हूं। तो हम बोले, हम सभी देखते हैं। ये कहकर फिर हमने गाड़ी रोकी और वहां जाकर देखा कि वो आदमी पेट के बल पड़ा हुआ था। ये देखकर विकास उसकी तरफ देखते हुए बोला, हेलो भाई साहब, अरे बीच रास्ते में क्यों पड़े हो? एक्सीडेंट हो जाएगा, मरने का इरादा है क्या? परंतु उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर विकास और हम सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी दीपक उसकी तरफ हाथ बढ़ाने को हुआ तो उस आदमी ने पलटकर हमारी तरफ देखा तो हमारी चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पूरा चेहरा जला हुआ हो। आंखों की पुतली बिल्कुल सफेद रंग की लग रही थी। वो बड़ा डरावना था, जिसे देखकर हम सबकी चीख निकल गई और हम लोग भागते हुए वापस गाड़ी में आ गए थे। ये देखकर हमारी तो दिल की धड़कन ही बढ़ गई थी। गाड़ी को हमने अंदर से लॉक किया और गाड़ी स्टार्ट करने लगे कि अचानक वो आदमी आकर हमारी गाड़ी के शीशे खटखटाने लगा और अजीब तरीके से अपना चेहरा बनाने लगा, जिसे देखकर हम थर थर कांपने लगे और चिल्लाने लगे। वही विकास ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई तो हमने देखा कि वो आदमी हमारी गाड़ी के पीछे भाग रहा था, परंतु हमने तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ा दी। अभी थोड़े ही आगे आए थे कि अचानक गाड़ी अपने आप ही रुक गई। ये देखकर हम लोग बहुत घबरा गए। अब आराध्या घबराते हुए बोली, अगर वो आदमी फिर से आ गया तो? वो कितना ज्यादा डरावना था। तभी विकास बोला, कुछ नहीं है, शायद कोई शराबी होगा, कोई ऐसा होगा, घबराओ मत। ये कहते हुए हमें तसल्ली देने की कोशिश की और गाड़ी में से उतरकर गाड़ी को देखने की कोशिश की
तो पता चला कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। अब उस सुनसान इलाके में आखिर किसे बुलाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गांव का एक आदमी वहां से गुजरा तो विकास और दीपक ने उससे किसी मैकेनिक के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि यहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर मैकेनिक की दुकान है। ये सुनकर अब हम और परेशान हो गए। तो वो आदमी बोला, अगर साहब आप लोग पैदल भी जाओगे ना तब भी ना पहुंच पाओगे, और रात को तो वो दुकान बंद होती है तो वो भी ना आ पाएगा। इसलिए आप लोग ऐसा कीजिए, आज रात यही पास में एक छोटा सा होटल है जहां पर रुकने का इंतजाम भी हो जाएगा। आप जाकर वहां पर रुक जाइए, रात गुजरते ही सुबह होते ही चले जाना। ये सुनकर पहले तो हम लोगों को ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हम घबराए हुए थे। परंतु फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, तो हमने उस आदमी से होटल का पता पूछा और उसके साथ ही उस होटल में चले गए थे। होटल क्या था? 2 मंजिल का एक पुराना सा मकान था। वहीं पर जाकर हमने 2 रूम किराए पर लिए और अपने अपने रूम में चले गए। उस मकान के पीछे बहुत सारी खाली जगह भी थी, जिसमें कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए थे। हमारे कमरे की खिड़की उस तरफ भी खुलती थी। कमरे में जाकर हमने अपने कपड़े चेंज किए। अब हम सुबह से लेकर शाम तक जो घूमते हुए गांवों को देख रहे थे, जिसकी वजह से थक गए थे, तभी एक लड़का हमारे लिए खाना लेकर आ गया था और खाना देकर चला गया। फिर मैंने और आराध्या ने साथ में खाना खाया। सच में होटल तो वैसे ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन खाना बड़ा लाजवाब था, देसी तरीके से बनाया हुआ था। हमने खाना खाया, परंतु जो कुछ हुआ था उसकी वजह से अब भी थोड़ा डर लग रहा था। तभी आराध्या मेरी तरफ देखते हुए बोली, यार कितना भयानक था ना वो। ऐसा तो लग नहीं रहा था कि कोई इंसान है, बिल्कुल पिशाच की तरह लग रहा था। ये सुनकर मैं बोली, हाँ अब पता नहीं क्या था, लेकिन हमें क्या है, सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। ये सोचते हुए हम दोनों सोने के लिए बेड पर लेट गए थे। वही आराध्या को तो कुछ ही देर में नींद आ गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस ऐसे ही लेटी हुई थी। फिर जब मन नहीं लगा तो खड़े होकर कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी, जो पीछे खाली जगह थी उस तरफ देख रही थी। तभी मुझे वहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उस वक्त वो अंधेरे में ठीक तरह से नजर नहीं आ रहा था कि कौन है कौन नहीं। मैंने सोचा कोई होगा, इसीलिए मैंने ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं उस तरफ देखते ही जा रही थी। तभी मैंने देखा कि वो आदमी मेरी तरफ बढ़ने लगा, परंतु मेरे लिए ये हैरानी की बात थी कि वो आदमी एक रोबोट की तरह चलते हुए आ रहा था। ये देखकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी वो थोड़े उजाले में आया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वही आदमी था जो रास्ते में हमें मिला था। उसका डरावना चेहरा, डरावनी आंखें दूर से ही मुझे नजर आ रही थी। वो अजीब तरह से घूरते हुए मेरी तरफ देख रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई। मेरी तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। मैं कुछ करती, कुछ समझती उससे पहले ही तभी उस आदमी ने नीचे से ही मेरी तरफ देखा और फिर मेरे कमरे की तरफ देखकर नीचे से ही छलांग लगाई। तो मैं घबराते हुए पीछे की तरफ हो गई। ये देखकर मेरी तो सांस ही गले में अटक गई थी। मेरे तो दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अब घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए जल्दी से मैंने खिड़की को बंद किया और आकर आराध्या के पास बेड पर लेट गई। उस वक्त सच बताऊं तो मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मैंने आराध्या की तरफ देखा जो गहरी नींद में सो रही थी। एक मन किया कि आराध्या को जगाकर सारी बात बताऊं। फिर सोचा कि बेवजह आराध्या भी डर जाएगी और उसकी नींद भी खराब होगी। इसीलिए मैंने उसे उस वक्त कुछ बताना या जगाना ठीक नहीं समझा। मैं आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी थी। वहीं फिर मुझे नींद आ गई। तभी नींद में मेरा हाथ आराध्या के ऊपर चला गया था। जैसे ही मेरा हाथ उसकी तरफ गया तो मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही आदमी मेरे बगल में लेटा हुआ था और मेरा हाथ उसके ऊपर था। ये देखकर मैं थर थर कांपते हुए चिल्लाने लगी। उस वक्त घबराहट इतनी ज्यादा हो रही थी कि घबराहट की वजह से मेरी आंखें बंद हो गई थीं। तभी मैंने आराध्या की आवाज सुनी तो कुछ देर बाद आंखें खोलकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। वही आराध्या मेरी तरफ देखते हुए बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही हो। तो मैं घबराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस एक डरावना सपना देखा था। ये कहकर मैं सोने के लिए वापस लेट गई। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सच में सपना देखा था या मेरे मन का कोई भ्रम था। कुछ समझ नहीं पा रही थी,
परंतु अब घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही थी। आराध्या तो कुछ ही देर में सो गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद मैं फिर से आंखें खोलकर देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब मैं भगवान को याद करते हुए फिर से सोने की कोशिश करने लगी थी कि तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गाल को टच किया हो। यह महसूस होते ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो वही आदमी मेरे ऊपर झुका हुआ था और अजीब तरह से मुस्कुराते जा रहा था। उसका डरावना चेहरा देखकर मैं थर थर कांपते जा रही थी। उस वक्त चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई थी। मैं आराध्या को जगाना चाहती थी, लेकिन जैसे हाथ पैर ही काम नहीं कर रहे थे, तभी वो आदमी सीधे ही हवा में उड़ने लगा और इसी तरह मेरे ऊपर झुके हुए ही हवा में उड़ गया। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। बस घबराते हुए उस तरफ देख रही थी। उस वक्त दिलो दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। तभी वो आदमी मेरी तरफ देखते हुए भयानक आवाज में बोला, पता था मुझे, तुम लौट कर वापस जरूर आओगी तुम, और फिर मुझसे बचकर नहीं जा पाओगी। ये कहते हुए भयानक हंसी हंसने लगा। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और घबराते हुए कब बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि कमरे में कोई नहीं है। ये महसूस होते ही मैंने घबराते हुए इधर उधर देखा और आराध्या का नाम लेकर चिल्लाते हुए आवाज लगाने लगी। तभी आराध्या बाथरूम से बाहर आई और बोली, क्या हुआ? तो मैं घबराते हुए बोली, तुम कहां थी? तो आराध्या बोली, अरे यार, नहा कर आ रही हूं। ये सुनकर मैं कुछ नहीं बोल पाई तो वो मेरे पास आकर बोली, क्या हुआ, कोई तकलीफ है क्या? तो मैं अपने घबराते हुए उसे रात की सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वो बोली, अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे मन का भ्रम है, तुमने डरावना सपना देखा होगा। और वैसे भी रात को तुमने मुझसे बोला तो था कि तुमने कोई डरावना सपना देखा है, तो बस डरावना सपना है और कुछ नहीं। अब जल्दी से जाओ, नहाकर तैयार हो जाओ, हम लोगों को यहां से तो निकलना है ना। ये सुन मैं बोली, हाँ, और बाथरूम में आ गई। अब बाथरूम का गेट अंदर से लॉक करके मैं नहाने के बारे में ही सोच रही थी कि तभी सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ दिखाई दिया। पता था वापस लौटकर जरूर आओगी। ये देखकर मैं घबरा गई। मुझे रात की भी बात याद आई जब उस डरावने आदमी ने मुझसे यही सब कुछ बोला था। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे पूरी बाथरूम में किसी की भयानक हंसी गूंज रही है। ये सब सुनकर और सामने जो लिखा हुआ था उसे देखकर घबराते हुए मैं चिल्लाने लगी। तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर बाथरूम के गेट के पास आकर आराध्या गेट खटखटाते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो अब मैंने जल्दी से गेट खोला और हड़बड़ाते हुए घबराते हुए बोली, वहां पर। ये कहते हुए दीवार की तरफ देखा, परंतु अब कुछ भी नजर नहीं आया। तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मेरी तरफ देखते हुए हैरानी से आराध्या बोली, क्या है? तो मैं घबराते हुए कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी आराध्या बोली, लगता है तुम उस सपने से कुछ ज्यादा ही डर रही हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम इस तरह घबराती रहोगी ना तो हमें यहीं पर शाम हो जाएगी। अरे बाबा, जल्दी से नहा कर आओ, हमें यहां से निकलना भी तो है। ये सुनकर मैं बोली, हाँ, और फिर मैं नहाने लगी, लेकिन बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। अब जल्दी से नहाकर मैं आराध्या के साथ कमरे से बाहर आई, जहां दीपक और विकास हमारा इंतजार कर रहे थे। जब हमने नाश्ते का ऑर्डर दिया तो उन्होंने हमें देसी अंदाज में बनी हुई छाछ राबड़ी तड़के के साथ नाश्ते के रूप में दी, जो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। हमने वो नाश्ता किया और उसी वक्त तय कर लिया कि अब यहां से कुछ गांव घूमकर फिर उदयपुर चले जाएंगे और अगले दिन पूरे उदयपुर शहर को घूमकर वहां से किसी दूसरे शहर के लिए निकल जाएंगे। तभी मैकेनिक भी आ गया था। जैसे ही मैकेनिक गाड़ी का टायर ठीक करने लगा तो मैं उसकी तरफ देख कर रही थी, तो मुझे रात वाले आदमी का ही वही डरावना चेहरा उसमें नजर आने लगा। तो ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई और घबराते हुए मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। अब मुझे घबराते देखा, चिल्लाते देखकर सब मुझे संभालते हुए बोले, क्या हुआ? अब विकास मेरी तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? ये सुनकर मैंने डरते हुए उस आदमी की तरफ फिर से देखा, तो अब वो डरावना चेहरा मुझे नजर नहीं आ रहा था और वो मैकेनिक अपना काम कर रहा था। ये देखकर ऐसे में मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी आराध्या दीपक और विकास की तरफ देखते हुए बोली, रात को भी इसने कोई डरावना सपना देखा था और नींद में से उठकर चिल्लाने लगी थी। तभी दीपक बोला,
कुछ नहीं, हम लोग यहां से चलेंगे ना। कल शायद वो कोई शराबी था, पता नहीं साला कौन था, उसकी वजह से ये घबराई हुई है और उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ये कहते हुए फिर उस मैकेनिक से बात करने लग गया। वहीं उसने मैकेनिक ने जल्दी से हमारी गाड़ी का टायर चेंज किया और हम लोग वहां से आने के लिए रवाना हो गए। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से निकली तो तभी गाड़ी के अंदर ही जैसे तेज हवा का झोंका आया और कोई मेरे कान में कहकर चला गया, वापस लौट आई हो तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे साथ तो तुम्हें रहना ही होगा। ये कहते हुए एक भयानक सी हंसी मेरे कान में गूंजने लगी। वो सब कुछ मुझे साफ सुनाई दिया था। तो मैंने घबराते हुए चारों तरफ देखा। आराध्या अपने फोन में लगी हुई थी, विकास ड्राइविंग कर रहा था और साथ में ही दीपक, और वो किसी बात को लेकर बातें कर रहे थे। अब मैं घबराते हुए कुछ नहीं बोल पाई और खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी थी। अब हम लोग उदयपुर न लौटकर पास की ही एक गांव में चले गए थे। वहां देखने लगे, घूमने लगे। काफी खूबसूरत गांव था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हो रहा था उसके बाद तो मुझे घबराहट के साथ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न किसी चीज का कोई होश था मुझे। इस तरह परेशान देखकर मेरे दोस्त मुझे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने डरावना सपना देखा है। मैं उनके साथ घूम रहे थे। फिर हम लोग एक नहर के किनारे आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। हंसी मजाक चल रहा था। अब मैं उस वक्त अपने साथ जो कुछ हुआ था उसे कुछ देर के लिए भूल गई थी। उस वक्त सबके साथ बातें करते हुए मैं नहर की तरफ देखे जा रही थी कि तभी नहर के पानी में मुझे एक लाश तैरती हुई दिखाई दी, जो तैरते हुए किनारे की तरफ आ रही थी। ये देखकर मैं खड़े होकर उस तरफ देखने लगी। तभी उस लाश का चेहरा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो वही डरावना आदमी था। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबराने लग गई। कुछ बोलती उससे पहले ही उस लाश ने आंखें खोलकर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगा, तो उसके मुंह से खून निकलने लगा था। ये देखकर मैं घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी मुझे संभालने लगे और पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। बस बार बार उस तरफ देखे जा रही थी और वो लाश हंसते ही जा रही थी। तभी मुझे इस तरह परेशान देखकर हर कोई पूछ रहा था कि क्या हुआ, तो अब मैंने घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए मैंने नहर की तरफ इशारा किया। जब उन लोगों ने उस तरफ देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। अब मुझे भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, थर थर कांपे जा रही थी। मेरी ऐसी हालत देखकर विकास सबकी तरफ देखते हुए बोला, लगता है सृष्टि की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। ये सुनकर आराध्या बोली, हाँ ये ठीक है। तभी दीपक बोला, चलो चलते हैं। अब हम सब लोग अपनी गाड़ी के पास में आए और गाड़ी में बैठकर वहां से आने के लिए रवाना हो गए। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी, बस कांपते ही जा रही थी। इस बार दीपक गाड़ी चला रहा था और विकास और आराध्या के बीच में मैं बैठी हुई, उनका हाथ पकड़कर बैठी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो डरावना आदमी मेरे सामने आएगा और मुझे डराएगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो डरावना आदमी आखिर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, क्यों मुझे डराने की कोशिश करता है, क्यों मुझे दिखाई देता है, क्यों बार बार एक ही शब्द मुझसे बोलता है कि मैं वापस लौट आई हूं, जबकि मैं तो पहली बार यहां पर आई हूं। मैं तो किसी को यहां जानती भी नहीं हूं, तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सोचकर मैं और ज्यादा डर रही थी। मैं इस बारे में विकास और आराध्या दोनों से बात करना चाहती थी, लेकिन घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पा रही थी। वही विकास बार बार दीपक से कह रहा था कि जल्दी से यहां से चलो, क्योंकि उसे मेरी चिंता थी। तभी हमने देखा कि हम जिस सड़क पर चल रहे थे उसे आगे कोई रास्ता ही नहीं जा रहा था, सिर्फ थोड़ा साइड में एक कच्चा रास्ता था। यह देखकर हमें काफी हैरानी हुई कि अचानक सड़क खत्म कैसे हो गई। हम आए थे तब तो पूरी थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब जो रास्ता था उसी पर दीपक ने अपनी गाड़ी बढ़ा दी थी। हम लोग उस रास्ते पर चल रहे थे। थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता था। अब विकास ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, घबराओ मत, हम वापस जल्दी पहुंच जाएंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए बोली, वो डरावना आदमी, वो आदमी मुझे नहीं छोड़ेगा। वो आदमी। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। अब हमें सफर करते हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन वो कच्चा रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। चारों तरफ बंजर ही बंजर जमीन नजर आ रही थी।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हम कहाँ हैं। ना दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई दे रहा था। ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी विकास बोला, हम लोगों को वापस चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और यहां से वापस चलेंगे तो इस सड़क पर जाकर किसी आदमी को रोककर रास्ता पूछ लेंगे। हम रास्ता भटक गए हैं, यह सुनकर दीपक बोला, हाँ, और हमने अपनी गाड़ी वापस आने के लिए मोड़ दी। लेकिन यह देखकर हमें हैरानी हुई कि काफी देर चलने के बाद भी हमें अब कोई सड़क भी नहीं मिली। हम उसी जगह में घूम रहे थे। वो पूरा रास्ता ही हमें भूल भुलैया लग रहा था। ऐसे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब हम काफी परेशान हो गए। फोन का नेटवर्क भी कोई काम नहीं कर रहा था। ये देखकर मेरी तो दिल की धड़कन ही बढ़ती जा रही थी। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी तो हर कोई मुझे तसल्ली देने लगा कि जल्दी ही रास्ता मिल जाएगा। परंतु मुझे तो यही लग रहा था कि अब वो आदमी कहीं हमें वापस नजर ना आ जाए, कहीं वो मेरी जान ना ले ले। धीरे धीरे शाम होने को आई थी, लेकिन हमें रास्ता नहीं मिला। ना कोई गांव नजर आया, ना कोई आदमी दिखाई दिया। तभी अचानक हमारी गाड़ी एक पहाड़ के पास जाकर अपने आप ही रुक गई। ये देखकर दीपक ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो दीपक और विकास ने गाड़ी को चेक किया। ना टायर पंचर था, ना गाड़ी में किसी तरह की खराबी थी, बस गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो इस बार विकास ने उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये देखकर हम लोग घबरा गए। कुछ समझ पाते कि वहां पर तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान आने वाला है। ये देखकर सोचा कि शायद मौसम खराब होने वाला है। परेशान तो बहुत ज्यादा थे, परंतु मौसम को खराब होते हुए देखकर हम सभी अपनी गाड़ी में बैठ गए और हमने अपनी गाड़ी को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया था। हम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मेरी हालत देखकर उन्हें और ज्यादा परेशानी हो रही थी। वहीं मैं घबराते हुए कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। तभी मुझे अपनी गाड़ी के सामने वही भयानक डरावना आदमी खड़ा दिखाई दिया, जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगी। चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज गले में अटक गई। मुझे इस तरह घबराते देखकर सब उस तरफ देखने लगे, लेकिन वो आदमी जैसे उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और गाड़ी जो अंदर से लॉक थी, उसका गेट आवाज करते हुए खुल गया। ये देखकर कोई कुछ समझ पाता कि ऐसा लगा जैसे किसी ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर की तरफ खींच लिया है। मैं अपना हाथ छुड़ाने की, अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। नजर कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन कोई मुझे खींचते जा रहा था। अब मेरी ऐसी हालत देखकर विकास और आराध्या ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, तो जैसे किसी ने आराध्या को तेज धक्का मार दिया, जिसकी वजह से उसका सिर गेट से टकरा गया। यह देखकर विकास ने उसे संभाल। वहीं मैं चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। कोई अदृश्य साया मुझे खींचते ही ले जा रहा था। यह देखकर वे लोग घबरा गए और घबराते हुए गाड़ी से बाहर आए। तभी अचानक मैं हवा में उड़ने लगी थी। यह देखकर अब मैं घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और मैं हवा में लहराती जा रही थी। यह सब कुछ देखकर दीपक, विकास और आराध्या के होश उड़ गए। वे लोग मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे भागने लगे, लेकिन मुझे नहीं पकड़ पाए। अचानक इतना सब कुछ देखकर उन लोगों को भी काफी हैरानी हो रही थी और वे बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। वहीं मैं पहाड़ की तरफ बढ़ती जा रही थी। ये देखकर वे लोग भी मुझे बचाने के लिए घबराते हुए, भागते हुए मेरे पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ते जा रहे थे। तभी पहाड़ के ऊपर जाकर अचानक मैं हवा में से ऊपर से ही नीचे गिर गई, जिसकी वजह से मुझे चोट भी लग गई थी। तभी मुझे अपने चारों तरफ भयानक हंसी सुनाई देने लगी। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई और अब घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी एक भयानक आवाज आई, आ गई ना आखिर तुम, भूल गई इस जगह को। यह सुनकर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं घबराते हुए चिल्लाने लगी, क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? कौन हो तुम? तभी एक आवाज आई, और जो तुमने मेरे साथ किया है। जैसे ही उसने ये कहा तो तभी मेरे चारों तरफ तेज तेज हवा चलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे बहुत सारी काली धूल मेरे चारों तरफ उड़ रही है। वहीं फिर मुझे वो भयानक चेहरे वाला आदमी दिखाई दिया, जो जोर जोर से भयानक रूप से हंस रहा था, जिसे देखकर मैं थर थर कांपने लगी। अब दीपक, विकास और आराध्या भी भागते हुए पहाड़ पर आ गए थे। वे लोग मेरी तरफ बढ़ते उससे पहले ही उस डरावने आदमी ने घूर कर उनकी तरफ देखा और मेरी तरफ बढ़ने लगा, तो मैं डरते हुए और चिल्लाते हुए पीछे की तरफ खिसकने लगी। मैं दीपक, विकास और आराध्या की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोली, मुझे बचा लो,
ये मुझे मार डालेगा, मुझे बचा लो। ये कहते हुए मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि तभी अचानक न चाहते हुए भी मैं खड़ी हो गई। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे हाथ पैर पर तो जैसे मेरा कंट्रोल ही नहीं था। मेरे हाथ पैर जकड़ते जा रहे थे और मैं पीछे की तरफ खिसकते जा रही थी, जबकि पीछे की तरफ खाई ही थी और मैं उस खाई के किनारे पर पहुंच गई थी। मैं अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन मेरी आवाज जैसे वहीं पर गूंज रही थी। मेरी हालत देखकर विकास, आराध्या और दीपक भी बहुत ज्यादा घबरा गए। वे लोग मेरी तरफ देखकर चिल्लाने लगे, पीछे मत जाओ, सृष्टि गिर जाओगी, रुक जाओ। परंतु मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं चाहते हुए भी अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। मेरे हाथ पैर पर खुद का ही कंट्रोल नहीं था। मेरी हालत देखकर, मुझे पीछे की तरफ जाते हुए देखकर घबराते हुए लोग मेरी तरफ बढ़ने लगे कि अचानक तेज आंधी तूफान आने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारने की कोशिश की है। ये देखकर मैं घबराने लगी और पीछे की तरफ देखने लगी तो मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। वही आराध्या, दीपक और विकास मेरी तरफ भागने लगे तो अचानक दीपक और आराध्या तो नीचे गिर गए थे, लेकिन विकास वो जैसे तैसे भागते हुए मेरे पास आ गया। तभी किसी ने मुझे जोर का धक्का मारा और मैं नीचे गिरने ही वाली थी। ये देखकर मेरी चीख निकल गई और आंखें बंद हो गई थीं। तभी विकास ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो घबराते हुए मुझे ऊपर की तरफ खींचने लगा और मैं बहुत ज्यादा डर गई, जिसकी वजह से रोती जा रही थी। तो विकास मुझे तसल्ली देते हुए बोला, घबराओ मत, मैं आ गया हूं ना, कुछ नहीं होगा। परंतु मैं बहुत ज्यादा डर रही थी। नीचे देखने की भी मुझ में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि नीचे की तरफ खाई जो थी। तभी अचानक वही भयानक डरावना आदमी हमें दिखाई दिया, जिसे देखकर तो हमारे होश उड़ गए। अब वो मुझे ही नहीं, सबको दिखाई दे रहा था। वो विकास को भी नीचे धक्का देना चाहता था, परंतु विकास मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा था। ये देखकर वो आदमी जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगा और देखते ही देखते पूरा काला हो गया था। उसकी लाश देखते ही देखते सड़ गई थी, जिससे भयंकर बदबू भी आ रही थी। उसका ऐसा भयानक रूप देखकर हम सब लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी उस भयानक आदमी ने अपना हाथ विकास के गले की तरफ बढ़ाया, जिससे विकास को उठाकर खाई में फेंक सके। ये देखकर मैं घबरा गई और घबराते हुए बोली, विकास जाओ तुम यहां से। ये कहकर रोते हुए बोली, जाओ, ये तुम्हें मार डालेगा। लेकिन विकास मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी जैसे ही उस भयानक आदमी ने विकास का गला पकड़ा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, जैसे उसके हाथ में आग लग गई थी। वो दर्द से तड़पने लगा था। ये देखकर हम सबको हैरानी हुई। अब विकास ने अपने गले की तरफ देखा, जिसमें वो सोने का छोटा सा ओम का लॉकेट पहने हुए था, जो उसकी मां ने बचपन में ही उसे पहनाया था और जिसे अपनी मां का आशीर्वाद समझकर वो कभी नहीं उतारता था, क्योंकि उसकी मां अब इस दुनिया में नहीं थी। ऐसे में वो लॉकेट उसके मां के आशीर्वाद की निशानी थी। शायद उसी ओम के लॉकेट की वजह से उसके हाथ में जलन हुई थी। ऐसे में जोर जोर से वो डरावना आदमी चिल्लाने लगा और चिल्लाते हुए उस पहाड़ से नीचे की तरफ खाई में कूद गया और उसकी भयानक चीखें कुछ देर के लिए चारों तरफ गूंज गईं। ये देखकर हम लोग घबरा गए। विकास मुझे खींचने की कोशिश करने लगा। तभी आराध्या और दीपक भी वहां आ गए। उन्होंने भी सहारा देकर मुझे ऊपर खींचा। अब मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। विकास ने मुझे गले लगा लिया। हर कोई मुझे तसल्ली देने की कोशिश करने लगा, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मैं इतना ज्यादा घबरा गई थी कि बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे पता नहीं कि वे लोग कैसे मुझे अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अपने चारों तरफ देखकर समझ गई कि मैं एक अस्पताल में थी। साथ में ही मैं बहुत तेज बुखार से तप रही थी। वही डॉक्टर लगातार मुझे देख रही थी। मेरी हालत देखकर और हमारे साथ जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। मुझे होश में आए देखकर वे सभी मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगे, परंतु घबराहट की वजह से मैं कुछ नहीं बोली। वही डॉक्टर ने भी मेरी हालत देखकर मुझे आराम करने के लिए कहा। सभी मेरे पास में बैठे हुए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हर कोई बस मेरी तरफ ही देख रहा था। कुछ देर बाद जब मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी वजह से मैं घबराने लगी। इतना ज्यादा डर रही थी कि चिल्लाते हुए आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। अब विकास मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, घबराओ मत, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए मुझे तसल्ली देने की कोशिश करने लगा।
लेकिन सच बताऊं तो उस वक्त मैं इतना ज्यादा घबरा गई थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी उन लोगों से मुझे पता चला कि वे लोग मुझे पहाड़ से नीचे लेकर आए थे। विकास गोद में उठाकर मुझे नीचे लेकर आया था और बेहोशी की हालत में फिर गाड़ी में लाकर मुझे लेटा दिया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो इस बार गाड़ी स्टार्ट हो गई थी तो तेज रफ्तार में वहां से आने के लिए दीपक ने गाड़ी दौड़ा दी। उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ते गए तो उन्हें एक सड़क नजर आई तो वे लोग उसी पर अपनी गाड़ी दौड़ाने लगे। तभी पास के ही कस्बे के अस्पताल में मुझे एडमिट करवा दिया गया था। ये सुनकर मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी डॉक्टर ने कहा कि मेरी हालत को देखकर अभी छुट्टी नहीं दी जा सकती, ऐसे में मुझे वहीं पर रुकना होगा। वो रात का वक्त था और ऐसे में मेरे पास एक कोई ही रहना अलाउड था, तो आराध्या मेरे पास रुक गई। दीपक और विकास बाहर चले गए थे। वही दवाइयों के असर से कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी, तो आराध्या एक बेंच पर मुझे सोते हुए देखकर सोने के लिए लेट गई थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस उखड़ रही है। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसकी वजह से मेरी नींद खुल गई। तो मैंने घबराते हुए आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वही डरावना आदमी मेरे ऊपर हवा में लहरा रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था, जिसकी वजह से मेरे मुंह से ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे प्राणों को, मेरी जान को पकड़कर जबरदस्ती शरीर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो मैं चिल्ला तो नहीं सकती थी। ऐसे में मैं अपने आप को बचाने के लिए छटपटाने लगी। मेरी सांस रुकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे गले को दबा दिया हो। आंखों के सामने अब मौत नजर आ रही थी। मैंने घबराते हुए, तड़पते हुए आराध्या की तरफ देखा, जो गहरी नींद में सो रही थी। वही वो भयानक आदमी मुझे देखकर घूरते ही जा रहा था। अब मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगी। तभी मेरे हाथ पैर छटपटाने के कारण पास में ही रखा टेबल नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज सुनकर आराध्या की नींद खुल गई। उसने मेरी तरफ देखा। उस वक्त मेरी हालत देखकर वो घबराते हुए मुझे संभालते हुए बोली, अब सृष्टि क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना सृष्टि? लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि मेरी सांसें बहुत ज्यादा उखड़ रही थी। लेकिन अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, तो उसने जल्दी से नर्स को बुलाया। कुछ देर बाद डॉक्टर आई। मेरी हालत देखकर तुरंत ही मुझे ऑक्सीजन दी गई और उसके बाद में मुझे थोड़ा आराम मिला, तो मैं गहरी नींद में सो गई। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर गई थी। उसके बाद ना मुझे कोई सपना आया, ना मेरे साथ कुछ डरावना हुआ। इसी तरह सुबह हो गई थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे सभी फ्रेंड्स मेरे पास में बैठे हुए थे। मुझे देखकर विकास मेरे पास आकर मेरे गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोला, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? यह सुनकर मैं बोली, ठीक हूं। वही मेरा बुखार भी अब पूरी तरह कम हो गया था। सभी लोग मुझसे बातें करने लगे। तभी आराध्या मेरी तरफ देखकर बोली, तबीयत तुम्हारी खराब हुई थी और यहां जान विकास की निकल रही थी। क्या बात है? दोनों में बड़ा प्यार है। यह सुनकर मैं विकास की तरफ देखकर कुछ नहीं बोली। वे सब लोग मुझे हंसाने के लिए ऐसा बोल रहे थे, क्योंकि जो कुछ हुआ था उनकी वजह से सभी लोग भी डरे हुए थे। परंतु मेरी हालत देखकर मेरा मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं घबराहट की वजह से मेरी तबीयत और ज्यादा खराब ना हो जाए। हम लोग अब वापस जल्दी से जल्दी मुंबई लौट जाना चाहते थे। तभी डॉक्टर वहां पर आई और मेरी हालत देखकर कहा कि आज शाम तक मुझे छुट्टी मिल जाएगी। तभी विकास बोला कि क्या हम लोग जल्दी नहीं जा सकते? परंतु डॉक्टर ने कहा कि तबीयत वापस भी खराब हो सकती है। ऐसे में अगर आज दिन में तबीयत खराब नहीं हुई तो छुट्टी मिल जाएगी। ये सुनकर कोई कुछ नहीं बोला। वही फिर सब लोग मुझसे बातें करने लगे। मेरे घर वालों ने भी कॉल पर मुझसे बातें की, लेकिन मैंने अपने घर वालों को अपने साथ जो कुछ हुआ था उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अस्पताल में बैठे हुए मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा था, जिसकी वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझे लेकर बाहर जो गार्डन था वहां पर आ गए थे। मैं वहीं पर बैठी हुई थी, परंतु घबराहट हो रही थी कि कहीं वही डरावना चेहरा फिर से मुझे नजर ना आ जाए, क्योंकि अब तो उसके बारे में सोचकर ही मैं बहुत ज्यादा डर जाती थी। धीरे धीरे इसी तरह पूरा दिन निकल गया था, लेकिन मुझे वो डरावना आदमी नजर नहीं आया। वही मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मुझे किस तरह महसूस हुआ था, उस डरावने आदमी ने किस तरह मुझे डराने की कोशिश की थी, ये सारी बातें अब मैंने घबराते हुए जब अपने फ्रेंड्स को बताई तो मेरी बातें सुनकर हर कोई परेशान हो उठा।
विकास बोला कि जैसे ही तुम्हें छुट्टी मिलेगी हम लोग उदयपुर वापस लौट जाएंगे और पहली जो फ्लाइट मुंबई के लिए मिलेगी उसी फ्लाइट से वापस मुंबई चले जाएंगे। ये सुनकर मैं बोली, हाँ। वही दीपक और आराध्या को भी ये सब कुछ ठीक लग रहा था। हम लोगों ने अब जाने का फैसला कर लिया था। अब तो बस यही सोच रहे थे कि जल्दी से जल्दी उदयपुर पहुंचकर यहां से चल जाए। परंतु हमें क्या पता था कि अभी हमारे साथ क्या होने वाला है। फिर हम लोग शाम होते ही जब मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो उदयपुर आने के लिए रवाना हो गए नीयत है। रात का सफर करते समय हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि ये जितनी भी घटनाएं हुई थी ना अधिकतर रात को ही हुई थी। ऐसे में हमें यही डर लग रहा था कि कहीं वो बुरी शक्ति, वो साया फिर से हमारे पीछे ना पड़ जाए। हम भगवान का नाम लेते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी एक सुनसान रास्ता आया तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। अब विकास ने, जो गाड़ी चला रहा था, उसने तुरंत ही हनुमान चालीसा चला दी, जिससे हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। और ऐसा ही हुआ। सारे सफर में हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ। हम अपने होटल पहुंच गए थे। रात के लगभग 10 बज चुके थे, परंतु अब मुंबई के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी। अगली फ्लाइट कल शाम की थी। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अब चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे। वहां रहना हमारी मजबूरी थी और हमें घबराहट भी हो रही थी। परंतु हम ये सोच भी रहे थे कि हो सकता है कि अब हमारे साथ कुछ ना हो। मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं थी। तो विकास ने मुझे कुछ खाना खिलाकर दवाई दे दी थी। फिर मैं और आराध्या अपने रूम में और विकास और दीपक अपने रूम में चले गए थे। दवाई के असर से कुछ ही देर में मुझे नींद आ गई थी और शायद मुझे सोते हुए देखकर आराध्या भी सो गई थी। धीरे धीरे इसी तरह रात गुजर रही थी कि अचानक मुझे एक डरावना सा सपना आने लगा कि दुल्हन बनी हुई मैं भागते ही जा रही थी और बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तभी किसी आदमी ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे खींचकर अपने साथ ले जाने लगा। अपने आप को बचाने के लिए मैं भागते हुए उस पहाड़ पर चली गई और उस आदमी के चंगुल से खुद को बचाने के लिए उस पहाड़ पर से कूदने की कोशिश करने लगी। तभी उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगा था। उस वक्त मैं अपने आप को बचाने के लिए चिल्ला रही थी, परंतु खुद को बचा नहीं पा रही थी। तभी मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ के जैसे ही झटका दिया और उस आदमी की पकड़ से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगी। ये देखकर गुस्से में वो आदमी मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ा ही था कि सामने रखे हुए एक पत्थर से उसका पैर टकरा गया और उसका संतुलन बिगड़ गया। इससे पहले कि वो अपने आप को संभाल पाता, लड़खड़ाते हुए वो नीचे ही खाई में गिर गया। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज गई। ये महसूस होते ही और उस आवाज को सुनकर मैं घबराते हुए नींद में से जाग गई। अब मैंने चारों तरफ देखा। पूरे कमरे में शांति छाई हुई थी। कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे मुझे डर लगे, लेकिन दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। तो मैंने पानी पिया और कुछ देर बेड पर बैठी रही। तभी मुझे अपने कमरे की छत की तरफ से कुछ आवाज आने लगी। जैसे ही मैंने कमरे की छत की तरफ देखा तो ऊपर की तरफ जो झूमर था ना लाइट का, उसमें वही भयानक चेहरा मुझे नजर आने लगा था। यह देखकर मैं घबरा गई। तभी उस डरावने आदमी ने मेरी तरफ देखकर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और देखते ही देखते हुए फिर नीचे कूदकर मेरे सामने पूरे रूप में आ गया। अपनी आंखों के सामने उस डरावने आदमी को देखकर अब मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी कि तभी उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अब वो मुझे पकड़ पाता, उससे पहले ही मैं घबराते हुए बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक अंधेरी जगह पर पड़ी हुई हूं, जहां चारों तरफ कुछ भी नहीं है। दूर दूर से जंगली जानवरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अपने आप को वहां देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। हिम्मत करके मैंने घबराते हुए जब चारों तरफ मैंने देखा तो मैं उसी पहाड़ पर थी, जिस पर बड़ी मुश्किल से पहले मेरी जान बची थी और जिस पहाड़ को मैंने सपने में देखा था। अब भी उसी पहाड़ पर मैं थी। ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि रात के वक्त अचानक मैं इस पहाड़ पर कैसे आ गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। साथ में अपने आप को रात के वक्त अकेले उस पहाड़ पर देखकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं थर थर कांपने लगी। अपने आप को बचाने के लिए भागने ही लगी थी कि तभी मुझे चारों तरफ से एक हवा ने आकर मुझे घेर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे भागने ही नहीं देना चाहता था। ये देखकर मुझे समझ में आ गया कि वो बुरी आत्मा, डरावने आदमी की आत्मा, ये सब कुछ कर रही है। शायद अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी।
अपने आप को वहां अकेला देखकर, अपनी आंखों के सामने मौत देखकर घबराते हुए मैं रो रही थी और फिर घबराते हुए बोली, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? क्यों मेरी जान के दुश्मन बने हुए हो? कौन हो तुम? ये कहते हुए मैं रोते जा रही थी। तभी भयानक रूप से हंसने की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। वो आवाज बड़ी डरावनी थी। तभी मैंने देखा कि वही डरावना आदमी मेरी आंखों के सामने खड़ा था। उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि अब कुछ बोल सकूं। तभी वो डरावना आदमी घूरकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम अब आई हो। मैंने कहा था ना कि एक न एक दिन तो तुम्हें मैं पालूंगा, और देख लो आज तुम मेरी आंखों के सामने हो। मेरी मर्जी के बिना मुझे छोड़कर तुम अब कभी नहीं जा पाओगी, कभी नहीं। ये सुनकर मैं रोते हुए, हड़बड़ाते हुए बड़ी हिम्मत करके बोली, कौन हो तुम? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो? मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूं, मुझे जाने दो। ये कहते हुए मैं रोने लगी थी। ये देखकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। अब मुझे समझ में आ गया कि ये डरावना आदमी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए मैं जिधर भी भागती, वो आदमी भयानक हंसी हंसते हुए उधर ही मेरी आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता था। मैं तो पहले ही बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। दिमाग ने तो जैसे ही काम करना छोड़ दिया था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं। तभी अचानक वो आदमी मेरी तरफ बढ़ा तो ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मुझे समझ में आ गया कि ये मुझे इस खाई से नीचे गिराकर मेरी जान ले लेगा। ऐसे में मैं दूसरी साइड से भागने लगी। तभी मुझे थोड़ी दूर एक जलती हुई लालटेन दिखाई दी, जैसे कोई उस पहाड़ की तरफ आ रहा था। यह देखकर मेरे तो समझ में नहीं आया कि यह कोई भ्रम है या सच में ही कोई आ रहा है। वही वो डरावना आदमी जैसे ही उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो घबराहट की वजह से मैं पीछे की तरफ गिर गई और मेरे सिर में पीछे की तरफ चोट लगने की वजह से खून बहने लगा और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि सुबह हो गई थी। उस वक्त मैं एक झोपड़ी में लेटी हुई थी। मेरे सिर में अभी थोड़ी तकलीफ हो रही थी, लेकिन सिर पर एक कपड़ा बंधा हुआ था। यह देखकर मुझे हैरानी हुई। अपने आप को उस झोपड़ी में देखकर मैं घबराते हुए चारों तरफ देखने लगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह मेरे साथ में क्या हो रहा है और मैं यहां कैसे आई। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां पर आया और बोला, कैसी हो बेटा? तो उसे देखकर घबराते हुए मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। तो वो बोला, घबराओ मत बेटा, यहां तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मैं घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए बोली, आप कौन हैं? ये सुनकर वो आदमी बोला, बेटा मैं यहीं पास में अपने खेतों में जो जंगली बेर हैं उनकी रखवाली करता हूं। ऐसे में रात और दिन यही रहता हूं। पास के ही गांव का रहने वाला हूं, तो घर परिवार में से कोई ना कोई खाना लेकर आ जाता है। ये सुनकर हड़बड़ाते हुए मैं बोली, लेकिन मैं यहां कैसे? तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, बेटा रात में तुम उस पहाड़ की तरफ जा रही थी। उस वक्त तुम इतनी तेजी से चल रही थी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। ये देखकर मैं खुद हैरान रह गया कि रात के वक्त भला एक अकेली लड़की कैसे पहाड़ की तरफ जा सकती है। तभी मुझे उस पहाड़ से जुड़ी हुई बातें याद आईं कि उस पहाड़ पर जो भी रात के वक्त गया है वो जिंदा नहीं बचा। अगर कोई जिंदा बचकर चला गया तो रात को न जाने उसे क्या हो जाता है और उस पहाड़ की तरफ चला जाता है और उस पर से कूद कर अपनी जान दे देता है। ये याद आते ही मुझे तुम्हारी जान की चिंता सताने लगी। मुझे समझ में आ गया कि तुम भी जरूर किसी बुरी हवा के चक्कर में आई हो। ऐसे में मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, परंतु न तुम रुकी और न तुमने मेरी आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हें कोई होश नहीं है। ये देखकर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। मैं तुम्हें इस तरह मौत के मुंह में जाते हुए नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें आवाज देकर बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम उस पहाड़ की तरफ चली गई। तो कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तुम्हें बचाने के लिए मैं हाथ में अपनी झोपड़ी में जल रही लालटेन लेकर उस तरफ चला गया, क्योंकि बेटा मैंने अपने पूर्वजों से सुना था कि आग से भूत प्रेत भागते हैं। ऐसे में मुझे पता था कि जब तक ये लालटेन मेरे साथ रहेगी मुझे और ना तुम्हें कुछ हो सकेगा। मैं भागते हुए वहां पर चला गया, ये सोचकर परेशान था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। ऐसे में वहां जाकर मैंने देखा कि उस पहाड़ पर तुम चिल्लाते हुए भाग रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। ये देखकर मेरे तो बस इतना समझ आया कि तुम्हारे ऊपर जरूर कोई बुरी शक्ति का साया है। ऐसे में आग लेकर तुम्हें बचाने के लिए वहां चला गया, लेकिन मेरे जाने से पहले ही तुम गिर गई थी।
जिससे तुम्हारे सिर में चोट लग गई थी। ऐसे में जब तुम पीछे पत्थर से टकराकर पीछे गिर गई, तुम्हारे सिर में चोट लगी, तो मैं वहां पहुंच गया था और तुम्हें अपने साथ लेकर यहां आ गया। यह सुनकर घबराते हुए मैं रोने लग गई और हाथ जोड़कर बोली, आपने मेरी जान बचाई है, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। तो वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देखते हुए बोला, रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तो घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रही थी। मैं फिर हिम्मत करके बोली, मेरे फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये कहते हुए मैंने उस बूढ़े आदमी से उसका फोन मांगा तो उसने अपना कीपैड का मोबाइल दिया, परंतु नेटवर्क नहीं आ रहा था। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अब मैं झोपड़ी से बाहर जाने लगी तो वो बूढ़ा आदमी बोला, कहां जा रही हो बेटा? अब मैं घबराते हुए हड़बड़ाते हुए बोली, मेरे फ्रेंड्स मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये कहते हुए वहां से भागने लगी। मैंने देखा कि मेरे चारों तरफ खाली पड़े हुए खेत थे। हाँ, कुछ खेतों में जंगली बेर के पेड़ थे जिन पर बेर आए हुए थे। वहां पक्की सड़क तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन एक कच्चा रास्ता नजर आया तो मैं भागते हुए उस रास्ते पर चली गई। अब मैं इस उम्मीद से कि शायद अपने फ्रेंड से बात कर पाऊं आगे बढ़ती जा रही थी। तभी सामने मुझे एक चाय की टपरी नजर आई तो मैं भागते हुए वहां चली गई। मुझे परेशान देखकर वो चाय वाला कुछ बोलता, उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी जिसने मेरी जान बचाई थी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। उसे देखकर चाय वाले ने उसे प्रणाम किया। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, ये बेचारी अकेली यहां खो गई है, अपने दोस्तों से बात करना है, तुम्हारे पास मोबाइल है क्या? तो उस टपरी वाले ने कहा, हाँ। मैंने फिर उसके फोन से आराध्या को कॉल किया और जैसे ही मैं बोली तो मेरी आवाज सुनकर वे लोग बहुत घबरा गईं। मैंने उन्हें अपना पता बता दिया तो लगभग आधा घंटे के सफर के बाद वो लोग वहां पर आ गए। मुझे देखकर वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और रोने लग गए थे, क्योंकि उन्हें मेरी बहुत ज्यादा चिंता सता रही थी। ये सोचकर डर रहे थे कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी आराध्या ने मुझे गले लगा लिया था। जब मैं अपने फ्रेंड्स के आने का इंतजार कर रही थी और उस दुकान पर बैठी हुई थी तो मुझे परेशान देखकर उस चाय वाले ने और उस बूढ़े बाबा ने मुझे तसल्ली दी कि बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। परंतु मैं घबराते हुए उनसे कुछ नहीं बोल पा रही थी। अपने फ्रेंड्स के आने पर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। तभी आराध्या ने बताया कि रात को उसकी नींद खुली तो मुझे न देखकर बहुत परेशान हो गई। बाथरूम में जाकर देखा, जब मैं वहां भी नहीं मिली तो दीपक और विकास को बताया। जब सीसीटीवी फुटेज में देखा तो पता चला कि तुम वहां से निकलकर कहीं चली गई हो, तो हमने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन कहीं पता नहीं चला। हम लोग तो बहुत ज्यादा डर गए थे, ये सोचकर कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या होता? ये कहते हुए वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। अब मैं रोते हुए बोली, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कैसे यहां पर आ गई, इतनी दूर से इतनी दूर का सफर मैं कैसे किया, मुझे कुछ नहीं पता। ये तो इन बूढ़े बाबा ने मुझे बचाया है। ये कहते हुए मैंने उस बूढ़े बाबा की सारी बात बताई। वही हमारी सारी बातें सुनकर वो बूढ़ा बाबा कुछ बोलता, उससे पहले ही विकास हाथ जोड़कर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, जो आपकी वजह से इसकी जान बची है। तभी बूढ़ा आदमी और वो चाय वाला हमारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। अब वो बाबा हमारी तरफ देखते हुए बोला, मुझे तो लगता है कि पहाड़ पर न जाने कितने लोगों की जान गई है, न जाने कितने लोगों के साथ गलत हुआ है। उसी में से किसी बुरी शक्ति का इसके ऊपर साया है और वो शक्ति इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। जब तक इसकी जान लेकर नहीं जाएगी तब तक एक पल भी इसे चैन से न जीने देगी। ये सुनकर हम घबरा गए और बूढ़े बाबा से पूछने लगे कि अब हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि गांव के बाहर एक तांत्रिक है जो इन सब के बारे में बता सकता है और तुम्हारी जान भी बचा सकता है। उनकी बातें सुनकर हमें उनकी बातों पर यकीन हो गया था, क्योंकि यहां आने से पहले हम इन भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते थे। लेकिन पिछले कुछ घटनाएं जो हमारे साथ हुई थी, उसके बाद हमें इन सारी बातों पर यकीन हो गया था और हम लोग जल्दी से जल्दी इन सब से छुटकारा पाना चाहते थे। फिर विकास बोला, ठीक है बाबा, आप जल्दी से हमें वहां पर ले चलिए, क्योंकि अब ये तो समझ में आ गया था कि वो आत्मा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और हम उन दोनों आदमियों के साथ चल दिए। लगभग 10 मिनट खेतों से होकर पैदल चलने के बाद गांव के बाहर एक तालाब के किनारे बनी हुई एक कच्चे पक्के से मकान के पास आकर हम लोग रुक गए। तभी वो बूढ़ा आदमी हमें लेकर अंदर गया। वो तांत्रिक उस वक्त खाना बना रहा था। हमें देखकर मुस्कुराते हुए बोला,
आओ बेटा। देखने में वो काफी साधारण लग रहा था। कपड़े भी साधारण ही पहने हुए थे, तांत्रिकों वाली वेशभूषा नहीं थी। शायद हमारे मन का सवाल भी वो समझ गया था, इसलिए बोला, बेटा मैं तुम्हारी तरह ही आम इंसान हूं। अब हम कुछ देर नहीं बोले, तभी खाना बनाने के बाद वो हमारे पास आया और हमें बैठने के लिए कहा, तो हम नीचे जमीन पर बिछी हुई चटाई पर बैठ गए। वो भी हमारे सामने ही बैठ गया था। हम लोग उसे कुछ बताते उससे पहले ही उसने मेरे हाथ की एक उंगली पकड़ी, आंखें बंद की। ये देखकर हैरानी से हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे कि तभी उसने आंखें खोलकर हमारी तरफ देखा। फिर वो तांत्रिक मेरी तरफ देखते हुए बोला, वो आत्मा तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएगी, क्योंकि पिछले 40 वर्षों से वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर हम लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ समझ में नहीं आया। तभी दीपक हैरानी से बोला, क्या बोल रहे हो बाबा? इतनी तो सृष्टि की उम्र भी नहीं है, तो फिर वो आत्मा इसका इंतजार कैसे कर सकती है? और वैसे भी हम लोग तो यहां पहली बार आए हैं। ये सुनकर वो तांत्रिक बोला, मैं जानता हूं बेटा कि तुम पहली बार आए हो, लेकिन ये इस जन्म की बात नहीं है, पिछले जन्म की बात है। अब तो इसका पुनर्जन्म हुआ है। पुनर्जन्म की बात सुनकर हमारी तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब आराध्या बोली, हम कुछ समझे नहीं बाबा। तो वो तांत्रिक बोला, कुछ देर में सब कुछ समझ आ जाएगा। ये सुनकर विकास बोला, बाबा आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? हमें जल्दी से बताओ ना। और ये पुनर्जन्म, ये सब क्या है? इसके पीछे की कहानी बताओ ना बाबा। अब तांत्रिक बोला, हाँ बेटा। ये कहते हुए फिर उसने मुझे एक काले घेरे में बैठाया। उसके आसपास में लौंग पताशे रखे, खुशबूदार तेल छिड़का और मुझे आंखें बंद करने के लिए कहा। तो उसके कहने अनुसार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर वो तांत्रिक फिर कुछ मंत्र बोलने लगा। तभी कुछ मंत्र बोलते हुए उसने अपना दायां हाथ मेरे सिर पर रखा, तो धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आने लगा। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं सो रही हूं और नींद में कोई सपना देख रही हूं। तभी तांत्रिक बाबा ने मंत्र बोलना बंद किया, अपना हाथ मेरे सिर पर से हटाया, तो जैसे मैं नींद में से जाग गई हूं। अब मैंने घबराते हुए आंखें खोली। वहीं मुझे इस तरह घबराते देखकर सभी लोग हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे। तभी मैं कुछ बोलती, उससे पहले ही वो तांत्रिक बाबा बोला, इसे तो सब कुछ दिखाई दे गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर वो आत्मा इसके पीछे क्यों पड़ी है। उसकी बात सुनकर हम उस तांत्रिक बाबा की तरफ देखने लगे, तो उस तांत्रिक बाबा ने जो बातें बताई और जो मुझे सपने में दिखाई दी थी, वो सारी बातें एक जैसी थी। उसने जो बताया और जो मैंने देखा था, उसके बाद तो हम सब लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि वो आत्मा अब हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि वो आत्मा मेरे पिछले जन्म से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मेरे पिछले जन्म में मेरा नाम लक्ष्मी था और मैं राजस्थान के उदयपुर के पास के इस छोटे से गांव की रहने वाली थी। जिस छोटे से गांव के पास में वो पहाड़ हैं और वही के पास के ही गांव में मेरी बहन का ससुराल था। मैं अपने घर परिवार में छोटी थी। 4 भाई थे। बड़ी बहन की शादी हो गई थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे उम्र में लगभग 12 साल बड़ी थी, क्योंकि वो सबसे बड़ी थी। उसके बाद 4 भाई थे और उसके बाद मैं थी। वहीं मेरे जीजा जी मेरी दीदी से उम्र में 10 साल बड़े थे। ऐसे में लगभग मुझसे 12 साल बड़े थे। मैं उनकी बेटी की उम्र की थी, परंतु उनकी नजर मेरे प्रति ठीक नहीं थी। मेरी बहन के कोई संतान नहीं हुई थी। काफी इलाज करवाने पर जब कोई फायदा नहीं हुआ, तो दीदी के ससुराल वाले उन्हें परेशान करने लगे। मेरे जीजा जी की हमेशा मुझ पर ही गंदी नजर थी, और ऐसे में जब मैं शादी लायक हुई तो उन्होंने और उसके घर वालों ने मेरा रिश्ता मांग लिया। पहले तो मेरे घर वालों ने इनकार कर दिया, परंतु दीदी के ससुराल वालों ने कहा कि अगर उन्होंने मेरा रिश्ता तय नहीं किया तो वे कहीं दूसरी जगह से शादी कर लेंगे। ये सुनकर मेरे घर वाले परेशान हो गए। उन्हें लगने लगा कि शायद मेरी शादी मेरे जीजा जी से कर देने के बाद मेरी बहन की जिंदगी भी जैसे तैसे गुजर जाएगी, लेकिन अगर जीजा जी ने कहीं दूसरी शादी कर ली तो मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसके साथ में ही हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो घर वालों की इतनी हालत नहीं थी कि मेरे लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर सके। लोगों की बातें भी उन्होंने सुनी। हर कोई बस यही कह रहा था कि मेरी शादी मेरे जीजा जी से हो जाए, यही बेहतर है। लोगों का कहना था कि आदमी की भला क्या उम्र देखी जाती है। मैंने ये सुना तो मुझे सच में लोगों की सोच पर, अपने जीजा जी पर बहुत गुस्सा आया
क्योंकि मैं उनकी बेटी की उम्र की थी और वो मुझसे ही शादी करने का ख्वाब देख रहे थे। वहीं मेरे घर वाले शादी के खर्चे से बचने के लिए साथ में ही मेरी बहन का घर बना रहे, इसलिए इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। ऐसे में मेरे घर वाले मुझ पर जीजाजी से शादी करने का दबाव बनाने लगे, परंतु मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं इस शादी से खुश नहीं थी। लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती वो रिश्ता तय कर दिया और मंदिर में शादी करने के बारे में सोच लिया था। मेरे समझाने का, रोने का किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा और शादी की रात मेरी मां ने जबरदस्ती मुझे शादी का जोड़ा पहनाया। परंतु मेरी शादी होती उससे पहले ही मैं घर से भाग गई। मेरे जीजाजी को यह पता चला तो वो अपने आदमियों के साथ मेरा पीछा करने लगे। चारों दिशाओं में उसके आदमी फैल गए थे। तभी जीजाजी की नजर मुझ पर गई और मुझे भागते हुए देखकर मेरा पीछा करते हुए आ गए। उस वक्त मैंने सोच लिया था मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन जीजाजी से शादी नहीं करूंगी। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती थी। अपनी बहन की सौतन बनकर उस घर में नहीं जा सकती थी। मेरी बहन मेरी और जीजाजी की शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और मैं अपनी बहन को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। साथ में ही मुझे जीजाजी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अपने जीजाजी से अपने आप को बचाने के लिए मैं भागते हुए उस पहाड़ पर पहुंच गई, क्योंकि मुझे बचने का और कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। अब तो यही लग रहा था कि मर जाऊं तो बेहतर है। ऐसे में मैंने सोच लिया था कि इसी पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी, परंतु उससे पहले ही मेरे जीजाजी ने मुझे पकड़ लिया और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे, मुझे भला बुरा कहने लगे। ये देखकर अपना हाथ छुड़ाकर मैं वहां से भागने ही लगी थी। ये देखकर मुझे पकड़ने के लिए वो मेरी तरफ बढ़े ही थे कि अचानक किसी पत्थर से टकरा गए और उनका संतुलन बिगड़ जाने की वजह से वो चिल्लाते हुए उस खाई में गिर गए थे। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। तब तक उनके दोस्त और मेरे घर वाले भी वहां आ पहुंचे थे। ये सब कुछ देखकर हर कोई मुझे भला बुरा कह रहा था। मेरे घर वालों ने जैसे मुझसे पल भर में ही सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं उस पहाड़ से उतरकर नहीं जानती थी कि मैं किस तरफ जा रही हूं। सड़क पर चलती ही जा रही थी। घर वालों की बातें, लोगों की बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी। तभी सामने से आते हुए एक ट्रक के आने का मुझे पता नहीं चला और मैं उसके नीचे आ गई, जिससे मेरी मौत हो गई थी। मेरी लाश तो मेरे घर वालों को सड़क पर मिल गई थी। ऐसे में मेरा अंतिम संस्कार कर दिया गया और मुझे मुक्ति मिल गई, जिससे मेरा पुनर्जन्म हुआ। लेकिन जीजाजी की लाश उस खाई में कहीं भी नहीं मिली थी, जिसकी वजह से उनकी आत्मा आज भी भटक रही थी। मरने के बाद भी उन्होंने मुझे पाने की लालसा नहीं छोड़ी थी, जिसकी वजह से जब मैं उदयपुर से इस गांव की तरफ आई थी तो उनकी आत्मा को एहसास हो गया। उनके अंदर मुझे पाने की और मुझसे बदला लेने की भावना भड़क उठी थी, क्योंकि उनकी मौत का गुनहगार वो मुझे समझ रहे थे। इसलिए मुझे मारकर अपनी मौत का बदला लेकर मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहते थे, ताकि मेरी आत्मा को भी अपनी ही तरह बुरी आत्मा बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ रख सकें। जब तांत्रिक बाबा के कारण हमें इस बारे में पता चला, मुझे अपनी पुनर्जन्म की सच्चाई पता चली, तो सच बताऊं तो मेरे साथ साथ हर किसी की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तभी विकास मेरी तरफ देखने लगा और फिर तांत्रिक बाबा की तरफ देखते हुए बोला, बाबा कैसे भी करके सृष्टि को बचा लीजिए, बस उसे बचा लीजिए। ये कहते हुए उसने हाथ जोड़ दिए थे और उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। मैं अब तक विकास के प्यार को मजाक में लिया था, लेकिन आज सच बताऊं तो कहीं ना कहीं मैं भी उससे प्यार करने लग गई थी, क्योंकि विकास की आंखों में मेरी प्रति सच्चा प्यार जो नजर आ रहा था। हमारी बातें सुनकर फिर तांत्रिक बाबा ने अपनी आंखें बंद की, कुछ मंत्र बोले और आंखें खोलकर कहा, उस आत्मा से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, लेकिन वो आत्मा रात के वक्त ज्यादा शक्तिशाली होती है, क्योंकि रात के वक्त ही उसकी मौत हुई थी। वो तुम्हें दिन के वक्त में सिर्फ डरा सकती है। ये कहते हुए उसने कुछ लौंग के दाने हम सबको हाथ में दिए और कहा, इन्हें लेकर जल्दी से यहां से निकल जाना और पहली फ्लाइट पकड़कर अपने घर के लिए चले जाना, फिर कभी लौटकर इस जगह पर मत आना। इसके साथ में ही जितनी जल्दी हो सके। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर तांत्रिक बाबा बोले, शादी कर लेना। जब तक तुम शादी नहीं करोगी तब तक वो आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी, तुम्हें पाने की कोशिश करेगी। मैं सिर्फ आज रात के 12 बजे तक उस आत्मा को रोक सकता हूं। उसके बाद वो आत्मा आजाद हो जाएगी। तब तक तुम्हें हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर अपने घर के लिए लौटना होगा। उसके बाद जल्दी ही शादी करनी होगी, तभी तुम्हें इन सब से मुक्ति मिल सकती है।
उसे तांत्रिक बाबा की बात सुनकर हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब हम देर नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन लौंग को अपने साथ लेकर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने के लिए रवाना हो गए। अभी हम थोड़े ही आगे बढ़े थे कि अचानक ऐसा लगा जैसे हमारी गाड़ी अजीब सी आवाज करने लगी थी। ये देखकर हम घबरा गए। तभी विकास ने कुछ सोचा और गाड़ी में हनुमान चालीसा चला दी, जिसकी वजह से धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। हमें पता था कि भगवान की शक्ति ही उस बुरी आत्मा को रोक सकती है। वही गाड़ी में से ही विकास ने हमारे लिए टिकट बुक कर लिए थे और होटल जाकर जल्दी से अपना सामान लेकर हम फ्लाइट के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां पर शाम की जो फ्लाइट थी उसी को पकड़कर हम मुंबई जाने के लिए रवाना हो गए। हम लोग उस वक्त बहुत ज्यादा घबराए हुए थे, बहुत ज्यादा टेंशन में थे। ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या होगा। दिल की धड़कन अभी बढ़ी हुई थी। फिर घर पर पहुंचकर हमने अपने घर वालों को इस बारे में बताया। ये जानकर मेरे घर वाले भी घबरा गए। तभी मेरी मम्मी ने मुझे बताया, बचपन में तुम्हें अपनी पुनर्जन्म की बातें याद थी। तुम हमेशा रोते हुए चिल्लाने लगती। हमें अपने मम्मी पापा नहीं समझती थी, अपना नाम लक्ष्मी बताती थी। तभी तुम्हारी नानी और मैंने मिलकर एक बूढ़ी औरत की कहने पर कुछ दिनों तक सबका झूठा खाना तुम्हें खिलाया और उसके बाद तुम धीरे धीरे अपनी पुनर्जन्म की बातें भूल गई थी। परंतु उस पुनर्जन्म का असर अब तक पड़ेगा, ये नहीं पता था। ये कहकर मेरी मम्मी को भी तकलीफ हो रही थी। साथ में पूरे घर वाले ये सोचकर बहुत ज्यादा डर गए थे कि अगर मेरी जान चली जाती तो क्या होता। अब हर कोई बस भगवान से मेरी जान की रक्षा करने की प्रार्थना कर रहा था और बूढ़े बाबा का मन ही मन धन्यवाद कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। मेरे घर वालों को अब मेरी शादी की चिंता सता रही थी। वे लोग मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। वही विकास ने और सब लोगों ने ये सुना तो किसी ने मुझसे कुछ नहीं बोला, क्योंकि विकास ने सबसे मना कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि वो अपना प्यार जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपे, परंतु अब मैं उससे प्यार करने लगी थी। मैंने अपने घर वालों को उसके बारे में बताया। मेरे घर वालों को भी ये रिश्ता पसंद आ गया था, क्योंकि बचपन से ही वे लोग विकास और उसकी फैमिली को जानते थे। उनके घर पर जब ये रिश्ता भेजा गया तो विकास की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। फिर मैंने ही सबके सामने विकास को प्रपोज कर दिया, जिसे देखकर विकास की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों का रिश्ता तय हो गया। अब हम लोगों ने सिर्फ 10 दिन के अंदर ही शादी कर ली। इसके साथ में ही घर वालों ने घर में महामृत्यु मंत्र का जाप करवाया। हम लोग शादी के बाद में हनीमून की बजाय भगवान के दर्शन करने के लिए कहीं तीर्थ धाम पर गए और धीरे धीरे भगवान के कृपा से जो बुरे सपने मुझे आते थे वो आना भी बंद हो गए थे। अब हमारी जिंदगी में पूरी तरह शांति है और हम लोग अपनी जिंदगी में खुश हैं। किंतु जो हमारे साथ हुआ था उन सबको याद करके सच बताऊं तो आज भी मैं बहुत ज्यादा घबरा जाती हूं, क्योंकि मैंने अपनी मौत को बहुत करीब से देखा था। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जान बच गई, वरना मौत के मुंह में जाकर वापस लौटना इतना आसान नहीं था। उसके बाद एक बार और हमारा जयपुर जाना हुआ, लेकिन हम लोग कभी भूल कर भी उदयपुर की तरफ नहीं गए, क्योंकि जो कुछ पिछली बार हुआ था उसे हम भुला नहीं पाए थे। मैंने आप सब लोगों को अपनी ये सच्ची कहानी इसलिए बताई है क्योंकि कभी कभी हमारे पुनर्जन्म से जुड़ी हुई कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें याद नहीं होती, और जब उनका सामना हमसे होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। कभी ये घटनाएं अच्छी साबित होती हैं तो कभी हमारे लिए जानलेवा भी बन जाती हैं। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पुनर्जन्म होता है, परंतु बस कुछ लोगों को छोड़कर ही हर किसी को अपना पुनर्जन्म याद नहीं रहता। कभी कुछ ऐसा होता है कि पुनर्जन्म याद आ जाता है तो कभी ये जिंदगी भी बीत जाती है, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। वैसे उस घटना के बाद एक बात तो मेरे लिए अच्छी हुई कि विकास जैसा लाइफ पार्टनर मुझे मिला और मुझे अपने प्यार का एहसास हुआ। इसके साथ ही अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भी जानने को मुझे मिला, जिनके बारे में जानकर चाहे मुझे तकलीफ ही हुई हो, लेकिन आखिर में जान तो पाई कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। वैसे कभी कभी मैं सोचती हूँ कि पिछले जन्म में जो मेरा परिवार था मैं एक बार जाकर उनसे मिलूं, लेकिन विकास ने अब मेरी जान खतरे में नहीं डालनी थी, इसलिए उसने मुझसे यही बोला है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल जाऊं तो बेहतर है, और शायद यही मेरे लिए अच्छा है। लेकिन फिर भी दिल में एक कसक तो है कि एक बार उन लोगों से मिलूं। अपने पुनर्जन्म की कहानी सुनकर एक बात तो मुझे समझ में आ गई है
कि अगर इंसान किसी पर गलत नजर डाले, कुछ गलत करे, तो मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिलती। जैसे मेरी जीजा जी का अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें मुक्ति नहीं मिली, लेकिन इसके साथ में ही उनकी नीयत गलत थी, इसलिए शायद भगवान ने उनकी आत्मा को शांति भी नहीं दी थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।